हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। होप इस कोविड-19 कंडीशन में जो भी अभी इश्यूज चल रहे हैं उससे आप और आपकी फैमिली बहुत सेफ होंगे। आपका प्रिपरेशन जो आप लोग कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ऑलरेडी बहुत सी एग्ज़ाम्स के जो डेट्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, उनके नए डेट्स अनाउंस किए जा रहे हैं हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है। तो इन्हीं सब एग्ज़ाम्स कंडक्टिंग अथॉरिटी और जो भी हमारे चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, उनके जो डेट्स डिले हो रहे हैं, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा जो रिफॉर्म है वो चेंज हुआ है आप लोगों की रिक्रूटिंग अथॉरिटी में। और आज का वीडियो मैं इसी पे बेस्ड बना रहा हूँ। जिनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टाइटल में आप लोग देख सकते हैं, द टॉपिक इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, जिसका फॉर्मेशन जिसके बारे में कैबिनेट ने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, 19 अगस्त 2020 को। येस्टरडे ओनली एक न्यूज़ आई है, बहुत सारे मिथ आ रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत सारा डाउट है लोगों को, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आई, कमेंट आई, जो हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ बहुत डिस्कशन चल रहा था। देन आई थॉट कि एटलीस्ट आज के डेट तक जो एक बेसिक इन्फो वहाँ से क्लियर हुई है, ठीक है, राइट फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्ट्री और जो पीआईबी में पब्लिश किया गया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, क्या फैक्ट है। फैक्चुअल चीज़ों पे मैं इस वीडियो पे ज़्यादा फोकस करूंगा फ्रेंड, बिकॉज जब तक पूरा डिक्लेरेशन नहीं आता हम इन चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जो न्यूज़ आई है, उन चीज़ों में आज मैं फोकस करने वाला हूं। जिनको भी एनआरए जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीईटी जो हो रहा है, ठीक है, तो वो सीईटी के बारे में अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे स्पेशली जो टेक्निकल सेक्शन के हैं, जो नॉन टेक्निकल सेक्शन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे हमारे आरआरबी का जो एग्जाम्स है उनके लिए होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश करते, बिकॉज ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए आई है 19 अगस्त 2020 को। अगर पब्लिश डेट से देखो तो मैं कल ही एक न्यूज़ आई है कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, टॉपिक टाइटल में आप लोग देख सकते हैं, दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, ठीक है। एनआरए के फॉर्मेशन के लिए बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी, बिकॉज अगर हम कंपेयर करें सभी एग्जाम्स को तो इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारी कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हो जाती थी, बिकॉज हर एक एग्जाम को कंपेयर करना, ठीक है। स्पेशली बात की जाए अगर जो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, फेज़ 1 जो होता है, उसकी अगर हम बात करें तो उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए जो हमारे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी थोड़ी सी फैसिलिटी, उनको थोड़ा सा कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी फॉर्म की है, दैट इज़ अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, ठीक है। इसका फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे लेके जाऊँ। अगर आप लोगों ने बजट देखा होगा, बजट 2021 जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो डिक्लेयर किया था, उस पर्टिकुलर बजट में इसका भी एक बजटरी अमाउंट लिया हुआ था, ठीक है, नियर अबाउट 1500 समथिंग कुछ करोड़ रुपीस लिया हुआ है, ठीक है, स्पेशली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनआरए। तो ये जो हम आज चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कल न्यूज़ आई है, इसका ऑलरेडी कहना चाहिए एक प्लानिंग जो था बहुत पहले से चल रहा था, इस साल के बजट में लिया गया था। दैट मीन्स इट वाज क्लियर कि वो कभी ना कभी इस पर्टिकुलर ईयर में, जो हम फाइनेंशियल ईयर अगर हम काउंट करें 20 to 21 का, तो उसमें इसको अप्लाई करना ही था। तो यस्टरडे ओनली हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो भी हमारे प्रिलिमिनरी फेज़ 1 के जो एग्ज़ाम होते थे, स्पेशली फॉर एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, 3 स्पेशली उन्होंने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको फोकस किया है। एसएससी का एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईबीपीएस एंड द थर्ड वन इज़ द आरआरबी, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तीनों के लिए उन्होंने प्रिलिमिनरी फेज़ 1 के स्टेज को राइट फ्रॉम नेक्स्ट जो ईयर होगा हमारा, जो नेक्स्ट एग्जाम उन्होंने प्लान किया होगा, नेक्स्ट ईयर कहना चाहिए, उसमें वो अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन हो चुका है कि वो अप्लाई होगा। मिथ जो आ रहा है फ्रेंड, वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द टेक्निकल कैंडिडेट्स, ठीक है। एक एक पॉइंट में अभी आऊँगा, बट फिर भी एक डाउट है, एक डर जो बैठ गया है जितने भी हमारे टेक्निकल लाइन के जो प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग में, वो पहले मैं मिथ क्लियर कर दूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का जो उनका पब्लिश हुआ है, जो लेटर उनका आया हुआ है, अगर उसमें आप क्लियर कट देखते हैं, वहाँ पे स्पेशली मैंशनड है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे जो मैंने अनसर्कल करके रखा है, दिस इज स्पेशली एनआरए इज़ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफ नॉन टेक्निकल पोस्ट, ठीक है।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज स्पेशली फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफ नॉन टेक्निकल पोस्ट। तो अगर आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी टेक्निकल एग्जाम्स होगा नॉन गेजेटेड पोस्ट, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एनआरए एज ऑन डेट। ठीक है, तो इस चीज के लिए अपने दिमाग से जो डर था, जो मिथ था, वो हटा दीजिए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जेई इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एसएससी जेई का भी अभी वैसा ही होगा, आरआरबी भी वैसा होगा। रीज़न मैं बताता हूँ आगे कि क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, बट अभी के डेट में जब तक इसका फुल डिटेल नहीं आ जाता, जो पीआईबी में प्रेस रिलीज इशू हुआ है उसको आप लोग देख सकते हैं, क्लियर कट मेंशन है फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑफ आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस नॉन टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, जेई का जो पोस्ट होता है, इंजीनियरिंग के जो भी पोस्ट है या जो डिप्लोमा के पोस्ट है, आईटीआई के पोस्ट है, दे आर बीइंग कैटेगराइज्ड इन टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, तो टेक्निकल पोस्ट के लिए एनआरए में अभी कोई प्रोविजंस नहीं है। मे बी इन अपकमिंग ईयर्स और इन अपकमिंग टाइम आपको ये देखने को मिल सकता है कि शायद आप लोगों का जो टेक्निकल एग्जाम्स भी हैं, लाइक जेई का जो आरआरबी है, चाहे एसएससी जेई हो, ठीक है, वो आप लोगों के एनआरए के अंडर आ सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अब में आप डिस्कशन पे आते हैं, ठीक है, कि और क्या क्या बेसिक उसमें एम्प्लॉयज़ क्या क्या नई चीज़ें लाई गई हैं एनआरए में। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, पॉइंट वाइज मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, बजट में ऑलरेडी ये चीज़ें ले ली गई थी बिकॉज इस साल उसको एप्लीकेबल होना था। ठीक है, तो अगर बजट में प्रोविजन है और प्रोविजन स्पेशली फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा ये नॉन टेक्निकल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लोगों को ये डाउट आ रहा है कि सर हम जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारी मेहनत क्या होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं ये बोलूँ, अगर आप लोग किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, अगर आप लोग के नॉलेज में हैं, ठीक है, तो वो कभी आप लोगों को नुकसान नहीं देगा। सेकेंड थिंग, अभी तक टेक्निकल के लिए कोई भी गाइडलाइन इसमें इशू नहीं की गई है। अगर मैं पूरा का पूरा आप लोगों को डिटेल पढ़ के बताऊं तो आप लोग अभी ये सोच सकते हैं कि एटलीस्ट ये जो साल है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर एनआरए के अंडर में कोई भी एग्जाम होता है, ऑलरेडी वैसे तो ये बोला गया कि नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अगर होता भी है तो टेक्निकल फील्ड एज ऑन डेट वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यू आर फ्री कि एटलीस्ट 2 साल का जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, मे बी आगे आ सकता है, बट अभी कोई प्रोविजन नहीं है। तो नेक्स्ट के जो करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर अगर कोई भी एग्जाम आप लोगों का होता है, लाइक आरआरबी का या एसएससी जेई, ठीक है, तो वो आप लोग एग्जाम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एनआरए के थ्रू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नॉट एनी सीईटी फॉर दैट। ठीक है, अब मैं एक एडिशनल पॉइंट बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द बेसिक एडवांटेज, सीईटी लाया क्यों गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द, यू कैन से, अगर टेक्निकल को ऐड किया जाता है तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग द डिटेल्स फ्रॉम यू कैन से द इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी की जो साइट है उसमें से अगर मैं क्लियर करूँ इन चीज़ों को, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि एजेंसी फॉर्म इसलिए की गई थी बिकॉज देर आपको वहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म सेट करना था। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टेक्निकल को क्यों नहीं ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इन चीज़ों, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं है, बट दिस इज़, अगर आप लोग एआईसीटी के नॉर्म्स देखेंगे, यूजीसी के नॉर्म्स हैं, उसमें अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो हमेशा जो टेक्निकल डिग्री होती है उनको जो नॉन टेक्निकल डिग्री है उनसे ऊपर ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए एटलीस्ट ये दोनों चीज़ों को एक सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक सेम क्लास होनी चाहिए, एक सेम ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ग्रेड इन द सेंस ऑफ पे स्केल नहीं, ग्रेड इन द सेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ जॉब। ठीक है, तो टेक्निकल पोस्ट को हमेशा ऊपर माना जाता है, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनको उसे हमेशा लोअर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एज ऑन डेट अगर जॉब्स की बात करें हम, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पे स्केल बट ऑन द वर्किंग प्रोफेशन। ठीक है, तो अगर इन दोनों चीज़ों को एक साथ कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना है, पहले तो वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होता भी है तो नॉन टेक्निकल को कभी भी टेक्निकल के साथ कॉमन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि सीईटी या एनआरए में भी आप लोगों के एसएससी जेई या आरआरबी जेई का अगर एग्जाम आ जाएगा, तो ये मान के चलिएगा अगर आता भी है तो एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई फेज 1, ठीक है, उनको कॉमन किया जा सकता है, बट एसएससी सीजीएल आईबीपीएस इसके साथ एसएससी जेई और आरआरबी जेई के कैंडिडेट को नहीं बिठाया जा सकता। ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म सेट नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से शायद अभी नॉन टेक्निकल वालों के लिए ही ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो कहना चाहिए कि जो नया रिफॉर्म आया है वो नॉन टेक्निकल पे पहले एप्लीकेबल हो रहा है। अगर वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है, स्पेशली फॉर नॉन, ये तो नॉन गजेट पोस्ट के लिए ही है, अगर सक्सेसफुल होता है तो मे बी टेक्निकल वालों के लिए भी लाया जा सकता है। ठीक है,
अगर मैं आगे इसके पॉइंट्स कुछ बताऊं फ्रेंड्स आप लोगों को, ठीक है, तो 3 फेजेस में, ओके, 3 लेवल के लिए ये सीईटी एप्लीकेबल हो रहा है फॉर द ग्रेजुएट्स, फॉर 12th क्लियर्ड एंड फॉर 10th पास, ठीक है। तो तीनों के लिए जो भी आप लोगों के जॉब्स होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर वो रिक्रूटमेंट आता है, सो दैट विल बी कंसिडर और दैट विल बी परफॉर्म और टेकन बाय द एनआर, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा ही उनका जो भी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। स्पेशली फेज 1 क्लियरली मेंशन है, प्रिलिमिनरी स्टेज जो होगा वो एनआरए कंडक्ट करेगी। अगर उसके कुछ और भी नेक्स्ट फेजेस हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं एसएससी सीजीएल का, तो सीजीएल के बहुत सारे फेजेस होते हैं, 4 से 5, आजकल नियर अबाउट 6 to 7 फेजेस भी हो जा रहे हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो अगर एसएससी सीजीएल का जो सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज है वो एनआरए कंडक्ट करेगी, रेस्ट अदर स्टेजेस विल बी कंडक्टिंग बाय द रिक्रूटिंग एजेंसीज, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट फेज एनआरए करवाएगा, बाकी के जितने फेजेस हैं अगर वो आरआरबी के हैं तो वो आरआरबी कंडक्ट करवाएगी, अगर आईबीपीएस का है तो आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगी, अगर एसएससी का है तो एसएससी कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सेकंड जो एक बेनिफिट दिया गया है कैंडिडेट्स को, उनके लिए ये है कि ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री दैट विल हैव द सेंटर्स, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, यहाँ पे मेंशन है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो पर्टिकुलर रिमोट एरियाज में रहते थे, उनको फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करके वहाँ एकोमोडेट करके एग्ज़ाम दिलाने जाना पड़ता था। उन चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने एनआरए में ये फैसिलिटी दी है कि मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड विद द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। अगर हम यूपीएससी की बात करें, हम एसएससी की बात करें, तो जनरली अगर जो छोटे स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, छोटे स्टेट्स नॉट इन द सेंस ऑफ योर लेवल बट इन द सेंस ऑफ द एरिया, तो वहाँ पे जनरली जो स्टेट कैपिटल्स होते थे वहीं सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर रखा जाता था, ओके। बट अगर वो एनआरए के थ्रू हो रहा है, दैट मीन्स उस स्टेट में भी 3 to 4 सेंटर स्पेशली बनाए जाएंगे फॉर द यू कैन से एग्जामिनेशन सेंटर, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड, मैं क्लियर कट आप लोगों को बता दूं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आरआरबी जेई एसएससी जेई स्टिल नॉट इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से रिफॉर्म, ठीक है, अभी इंक्लूडेड नहीं है, मे बी इन फ्यूचर ये इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। एक लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो स्पेशली प्रोवाइड कर रहा है कि व्हाट इज़ द जो प्रेस नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से जाके आप लोग ओवरऑल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहां से क्लियर कट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एज ऑन डेट टेक्निकल इज नॉट इंक्लूडेड, ओके। अगर हम नेक्स्ट इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फेसेस हैं वो आप लोगों को बताऊं, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट ये रहेगा कि वो नियर बाय सेंटर्स का चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स उनको कोई फार डिस्टेंस ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, नियर बाय जो एरिया रहेगा, नियर बाय सेंटर है, वहाँ वो अपने सेंटर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं अगर वो एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद कुछ आते हैं स्कोर कार्ड की। सीईटी का जो स्कोर कार्ड है दैट विल बी वैलिड फॉर 3 years, ठीक है। जनरली ये कहना चाहिए कि जो आइदर मैट या कैट का एग्जाम होता था प्लस जो गेट के एग्जामिनेशन होता, अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो उनके स्कोर कार्ड कुछ इस तरीके से वैलिड होते थे। बट अभी जो सीईटी होगा आप लोगों का, सीईटी का जो भी स्कोर कार्ड होगा दैट विल बी वैलिड फॉर 3 years, ठीक है। एंड द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एक और आ रही है दैट इज देयर इज नो बार ऑन अटेम्प्ट्स। दैट मीन्स आप लोग किसी भी एग्जाम्स को एट प्रेजेंट सिनारियो कितने भी बार अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका कोई यू कैन से काउंटिंग नहीं होती कि आपने कितना अटेम्प्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। बट यूपीएससी के लिए फिलहाल वो एप्लीकेबल हो चुका है, एसएससी के लिए वो एप्लीकेबल अभी नहीं है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं अगर सीईटी के थ्रू भी आप लोगों का रिक्रूटमेंट होता है तो दैट मीन्स वहाँ पे आप लोगों को देयर इज नो अटेम्प्ट काउंट्स ऑन इट, ठीक है। कितने भी बार वो आप लोग एग्जाम दिला सकते हैं बट एज लिमिट तक ही, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हम यहाँ पे जो मैं पढ़ सकता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो प्रेस रिलीज आया है, यहाँ पे एक फ़ायदा और जो हो रहा है स्पेशली फॉर द रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फॉर द मल्टीपल लैंग्वेज द सीईटी विल बी अवेलेबल इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अगर किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बायस की प्रॉब्लम है, तो वो अपने किसी लैंग्वेज को प्रेफर करके एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है क्वेश्चंस को समझने के लिए या उसके अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो वेरियस नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो अभी के सीईटी जो एनआरए आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो इंट्रोड्यूस की गई है उसमें जो सीईटी होगा, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें सीईटी के लिए जो भी परफॉर्मेंस दिया गया है, जो भी कंडीशंस रखे गए हैं, ठीक है, वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात आती है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वाई एसएससी जेई आरआरबी जेई कांट बी इंक्लूडेड इन एट प्रेजेंट सीईटी, ठीक है। रीज़न ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं।
टेक्निकल डिग्री में फ्रेंड्स, टेक्निकल जो भी हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसके प्रिलिमिनरी स्टेज में जनरली देखा जाता है नॉन टेक्निकल पोर्शन तो रहता है, बट उसके प्रिलिमिनरी स्टेज में टेक्निकल रखना कंपलसरी होता है, ठीक है, शॉर्ट ऑफ मैंडेटरी है कि प्रिलिमिनरी स्टेज में भी वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकल एग्जाम आप लोगों के होने हैं। ओके, सो अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि गवर्नमेंट की ट्रायल ये है कि लार्ज नंबर ऑफ जो आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते थे उनको कंबाइन करके अगर एक कॉमन एग्जाम लिया जाए, ठीक है, तो उसमें ये होता है जो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं, जो नॉन टेक्निकल के एग्जाम्स होते थे, उनमें जो यू कैन से द टॉपिक्स हैं वो क्लियर हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, ठीक है, किसी में कुछ 3 पोर्शन रहते हैं, 3 टॉपिक रहेगा, किसी में ये चारों टॉपिक्स रह जाते हैं। बट जब टेक्निकल भी कहीं से एग्जाम में कंडक्ट होता है तो वहाँ पे नियर अबाउट अगर 50% क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल के हैं तो नियर अबाउट 50% क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के भी होते हैं, ठीक है। तो अगर सेम प्लेटफॉर्म में हमको लेके आना है तो टेक्निकल कांट बी मर्ज्ड, बिकॉज टेक्निकल वाले अगर मैं देखूं तो टेक्निकल वालों के लिए फ़ायदा तो ये है, ठीक है, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो फ़ायदा आप लोगों को ये होगा, आप लोग ऑलरेडी नॉन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो अगर एक एग्जाम के लिए एक प्लेटफॉर्म में आप लोगों को नॉन टेक्निकल सिर्फ अपियर करना है तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। बट अगर टेक्निकल के साथ या नॉन टेक्निकल को मर्ज कर दिया जाएगा, दैट मीन्स ये तो जो नॉन टेक्निकल के जो क्राउड है वो टेक्निकल अटेम्प्ट कर नहीं पाएगी। तो पहला मतलब कहना चाहिए कि ये पॉइंट आ गया कि कंबाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड जो बात आती है द वर्क प्रोफाइल और द जॉब प्रोफाइल, उसमें भी टेक्निकल हमेशा ऊपर रहता है नॉन टेक्निकल से, तो इनको भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बाद अगर मैं एक और पॉइंट ऐड करूं फ्रेंड, तो इसमें जो डिग्री का वैल्यूएशन होता है, ठीक है, वहाँ भी आप लोग ये नहीं बोल सकते, बिकॉज जो आरआरबी जेई हैं, एसएससी जेई के जो एग्जाम्स होता है, जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती हैं, वहाँ पे डिप्लोमा वालों को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, डिप्लोमा प्लस डिग्री, डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और डिग्री, तो ऐसा ही कुछ अगर कंपेयर हो रहा है। बट अगर सिर्फ एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल पे होना है, ठीक है, क्लियर कट समझिएगा, जो अगर ग्रेजुएट्स लेवल का कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट्स वाले ही जाएंगे। बट एसएससी और आरआरबी, ठीक है, तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई में डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों ही कैंडिडेट्स वहाँ पे होते हैं, डिप्लोमा डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं होता, ठीक है। तो थर्ड हमारा पॉइंट जो इनको मर्ज नहीं किया जा सकता उस पर यह रहेगा कि जो हम जॉब्स अप्लाई करते हैं एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, वहाँ पे डिप्लोमा प्लस डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिग्री वालों को इक्विवेलेंट करना है तो डिप्लोमा वाले रह जाएंगे। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारा, ठीक है, कहना चाहिए कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। तो इन चीज़ों को कंपेयर करके लाने के लिए अभी फिलहाल बहुत टाइम है गवर्नमेंट के लिए, ऑल्दो इस नोटिफिकेशन में टेक्निकल के लिए कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल फ्रेंड, अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँ, आप लोगों को सिर्फ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। पहला है, किसी मिथ पे मत जाइए, कोई आपको ऐसा बोल दिया, कुछ भी कर दिया, यू आर फ्री टू डू, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपके पास सोर्सेज हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ये डिटेल्स में अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मैंने इन चीज़ों को ये शेयर कर दिया है, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का जो ओवरऑल नोटिफिकेशन आया था, क्लियरली मेंशन है फ्रेंड्स। मैं बता दूं, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ही फिलहाल अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है, टेक्निकल वालों का कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन टेक्निकल हैं, जो सीआरए के अंडर काउंट होंगे, उनके लिए मैं एडवांटेज बता दूं। पहला चीज़, स्कोर कार्ड आप लोगों का 3 साल वैलिड होना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपने 2 साल पहले एक अच्छा स्कोर लाया है एंड फॉर एनी शॉर्ट ऑफ रीजन, फॉर एनी पर्सनल इश्यूज, अगर आपका सेकंड या थर्ड ईयर, ठीक है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोज आपका एग्जाम नहीं निकलता, सेकेंड थर्ड में किसी कंडीशन की वजह से आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, दैट मीन्स उस फर्स्ट ईयर के ही स्कोर के बेसिस पे आप लोग सेकंड या थर्ड ईयर के जो सेकंड स्टेजेस है वहाँ पे अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिकॉज सेकंड और थर्ड अगर उसका कोई फेजेस हैं तो वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो खुद कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है एनआरए की, सीईटी की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी फेज 1 जो होगा किसी भी आप लोगों की एजेंसी का, वो बस कंडक्ट होगा, बाकी स्टेजेस उन एजेंसी खुद कंडक्ट करेंगी, ओके। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो बहुत अच्छी है कहना चाहिए, स्पेशली जो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते ड्यू टू सम, यू कैन से रेस्ट्रिक्शन, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, मे बी फाइनेंशियल, मे बी सम इकोनॉमिकल, ठीक है। तो उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि नियर बाय उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वहाँ पे उनका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो उनका एटलीस्ट ये जो एक्सपेंसेस होते थे वो बच जा रहे हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट जो नॉन टेक्निकल वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो अच्छा है, बहुत सारे जो एग्जाम्स होते थे, अगर मैं एसएससी सीजीएल को लेके आऊँ, आईबीपीएस को लेके आऊँ, लेवल अलग अलग रहता था, ठीक है। कोर्स कंटेंट सेम है बट लेवल अलग है।
यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग को नहीं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कोर्स सेम है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग है। दैट मीन्स अगर किसी को compete करना है, अगर कोई कॉमनली प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता था कि मैं CGL के क्वेश्चन को किस लेवल पे सॉल्व करूँ, IBPS के लिए मुझे किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म में एक कॉमन स्कोर लाके वो इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रीलिमिनरी स्टेज एटलीस्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांटेज है फ्रेंड। डिसएडवांटेज फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज जितने भी चीज़ें अभी हाईलाइट हुई हैं उनमें अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो ओनली कंडीशन डिसएडवांटेज जो मुझे दिख रहा है, लाइक कि अगर कोई CGL की तैयारी स्पेशली फोकस्ड होकर CGL पे कर रहा था, अगर उसे कॉमन प्लेटफॉर्म में लाया जाएगा तो उसे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं, जो IBPS के भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जो RRB के भी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके कैंडिडेट्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्राउड है, कैंडिडेट्स है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो कहने की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि पोस्ट की रिक्वायरमेंट तो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करती है, बट कैंडिडेट्स की बात की जाए, पेपर तो एज इट इज सभी के लिए कॉमन रहेगा, बट जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, बिकॉज ये जो 3 विंग्स गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है जस्ट फॉर द NRA, RRB, SSC एंड IBPS, इसमें सबसे ज़्यादा क्राउड है। इवन एज कम्पेयर टू UPSC यू कैन से, इन तीन जो हमारे एजेंसीज हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज थे, इनमें बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, तो उसमें सिर्फ डिसएडवांटेज मुझे ये नज़र आया कि यहाँ पे कैंडिडेट्स इंक्रीज होंगे तो आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम नज़र आ रहे हैं। आप अपने तरीके से खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने जो चीज़ें आप लोगों से शेयर की हैं, जो इन्फॉर्मेशन कैबिनेट की तरफ से अवेलेबल हो रहा है, उनको एक बार आप ज़रूर सोचिएगा, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो वीडियो को कंक्लूड करते हुए सिर्फ फ्रेंड यही बोलना चाहूँगा, जो भी एनालिसिस मैंने दिया, जिनको भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे, अगर आपको मैटर क्लियर हुआ तो वहाँ पे मुझे ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे ज़रूर हिंट कीजिएगा सर मैटर इज़ क्लियर और इज़ देयर एनी डाउट। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें लग रही हैं कि मैंने कुछ गलत बताई हैं या उसमें कुछ डाउट रह गया है, समझ नहीं आया है, टेलीग्राम चैनल इज़ ऑल्सो देयर, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, बट कमेंट बॉक्स पे एटलीस्ट इस वीडियो का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी चीज़ें काउंट कर रहे हैं, फैक्चुअल नोट्स पे जा नहीं रहे हैं। ठीक है, सो आई जस्ट ट्राइड कि उन फैक्चुअल नोट्स को लेके आप लोगों को इन चीज़ों को मैं क्लियर करूँ। ओके, तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दें, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।